कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चंद्र में आपका स्वागत है। लास्ट जो वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था उसमें हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति को देख चुके थे। और औद्योगिक क्रांति को समझने के बाद में अब इसके बाद में हर जगह पर भी औद्योगिक क्रांति जो हुई उसके लिए आपको पैटर्न समझते रहना पड़ेगा। कभी अगर प्रश्न आए तो आप लोग को ज्योग्राफी में ही पढ़ाया जाता है आर्थिक क्षेत्र, और आर्थिक क्षेत्र में बताया जाता है कि उद्योगों की कहाँ कहाँ पर स्थापना होती है, औद्योगिकरण कहाँ कहाँ पर होता है। तो आपको ज्योग्राफी में जब बताया जाएगा तो ज्योग्राफी की कुछ बातों को अगर आप इंटरलिंक करोगे वर्ल्ड हिस्ट्री से तो आपको विश्व में होने वाली कहीं पर की भी औद्योगिकरण के विषय में आप हमेशा हर बातों को लिख पाओगे। तो आज अब हम एक नया टॉपिक को देखते हैं। वो नया टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। थोड़ा सा लंबा है का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा यूपीएससी है उसके प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो पेपर नंबर फर्स्ट, जिसमें हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस इंडियन सोसाइटी आता है। इसमें हिस्ट्री से वो कुछ प्रश्न लेगा, ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न लेगा, इंडियन सोसाइटी से कुछ प्रश्न लेगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं आप थोड़ा सा समझ जाएगा आगे। हिस्ट्री से अगर वो मान के चलो 6 प्रश्न लेता है, ज्योग्राफी से 8 प्रश्न लेता है और इंडियन सोसाइटी से 2 प्रश्न लेता है, तो टोटल प्रश्नों की हो जाती है संख्या 16। यूपीएससी की पूछने का तरीका इस प्रकार से रहता है, अगर वो 6 प्रश्न पूछ रहा है तो 6 प्रश्न में 2 प्रश्न, 2 प्रश्न और 2 प्रश्न मान के चलो। तो 2 प्रश्न वो ऐसे पूछता है कि पूरा का पूरा एंशियंट या प्राचीन इतिहास या फिर मिडेवल दोनों को कंप्लीट करके पूछता है। फिर वो 2 प्रश्न ऐसे पूछने की कोशिश करते हैं जो कला एवं संस्कृति एंशियंट और मिडाइवल को दोनों को मर्ज करके पूछता है। फिर बाद में वो 2 प्रश्न में से एक प्रश्न ऐसा पूछता है कि वो कम से कम 80 से 90 वर्षों का इतिहास कहीं ना कहीं अपने साथ में समेटा हुआ हो, अपने साथ समेटा हुआ हो। तो ऐसे प्रश्न वो मॉडर्न इंडिया से भी पूछता है और ऐसे प्रश्न वो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कुछ बातों को पढ़े कुछ बातों को निगलेक्ट करें तो यूपीएससी में ये बातें कहीं ना कहीं लागू नहीं होती है, जितना प्रश्नों का हमें पैटर्न समझ में आता है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि थोड़ी सी तकलीफदेह बातें रहती है, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इटली का जो एकीकरण चल रहा है उसी के साथ में जर्मनी का भी क्या हो रहा है, एकीकरण। और जर्मनी के एकीकरण के साथ में हमें इस समय में एक देश का विघटन भी दिखाई दे रहा है जिसका नाम है तुर्की साम्राज्य, जिसका नाम बोलते थे उस्मानी तुर्की। अब थोड़ा सा याद आ रहा होगा, उस्मानी तुर्की। और ये तुर्की का जब विघटन होगा तो हमें तुर्की के विघटन के बाद में मिस्र में कमाल पाशा की सरकार दिखाई देंगी। किसकी दिखाई देंगी? कमाल पाशा की सरकार। और ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफत आंदोलन से इसका संबंध था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे असहयोग आंदोलन के साथ। तो मतलब जो बातें हो रही है ये बातों का बहुत अधिक महत्व है। इटली का एकीकरण की जहां से शुरुआत होगी तो आपको 1857 का आपको कुछ युद्ध भी दिखाई देगा भारत में जो चल रहा था, जिसे 1857 का विद्रोह कहा है। तो वहां पर भी कुछ बातों को आप इंटरलिंक करके चलना, ये बातें थोड़ा सा समझ में आना। इसी के बाद में आपको उस्मानी तुर्की जो है, ये तुर्की साम्राज्य को बहुत अच्छे से समझ के चलना है। तो हम बातें यहां से शुरू करेंगे, फिर इटली का एकीकरण देखेंगे, फिर जर्मनी का एकीकरण देखेंगे और जर्मनी के एकीकरण के बाद में हम देखेंगे कि
जर्मनी और इटली का एकीकरण एक ही वर्ष में होता है और उसके बाद में पूरे यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है। और ये शक्ति संतुलन बिगड़ने के बाद में इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है और प्रथम विश्व युद्ध होता है। हमें इन बातों को थोड़ा गौर करना है। आया समझ में? तो भैया कोई भी टॉपिक है वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरलिंक है, तो आप उसी हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें। मैं आपको उस्मानी तुर्की को थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। उस्मानी तुर्की को बताने के साथ में मैं उस्मानी तुर्की बस उसमें ही, ये जो उस्मानी तुर्की थे इनका साम्राज्य वर्तमान के तुर्की, वर्तमान के सीरिया, मिस्र, यदि हम और भी देखें तो एथेंस, यदि और भी देखें सर्बिया जैसे यूरोपीय राज्यों में भी इस उस्मानी तुर्की का साम्राज्य था। और ये उस्मानी तुर्की का संबंध मैं आपको पहले बता दूं 1453, याद आएगा आपको, कस्तुनतुनिया के ऊपर अधिकार हो गया। किसका? उस्मानी तुर्की पर। मैं उन उस्मानी तुर्की की बात कर रहा हूं। ये उस्मानी तुर्की का लगातार एक बड़े क्षेत्र पर क्या था? प्रभाव था। और ये बड़े क्षेत्र पर प्रभाव होने के साथ में इसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर प्रभाव था जिसका नाम था काला सागर का क्षेत्र। और ये काला सागर के क्षेत्र पर प्रभाव जमाकर ये व्यापार पर अधिकार जमाने की कोशिश करता था। और इस व्यापार पर अधिकार जमाने के कारण काला सागर का जो क्षेत्र था वो यूरोप के क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों को जोड़ता था एशिया से। और इस क्षेत्र को पकड़ के लगातार पूंजी को अर्जित करने की कोशिश की। और इसी के कारण उस्मानी तुर्की जो रहे लंबे समय तक के 1453 के बाद में लंबे समय तक के शासन करते रहे और लगातार अपनी सैन्य शक्ति को वो बढ़ाते रहे। और इसके कारण फायदा भी हो, इसके कारण लगातार भारत की संस्कृति, लगातार एशिया की संस्कृति का कहीं ना कहीं पलायन लगातार कहाँ होते रहा? पूर्व के क्षेत्र पर, यूरोप के क्षेत्र में। और इसके कारण कहीं ना कहीं यूरोप का क्षेत्र संस्कृति के माध्यम में, संस्कृति के क्षेत्र में समृद्ध बना। ये बात आपको हमने बता दी। दूसरी बात, अब आते हैं हम, ये उस्मानी तुर्की थोड़ा सा याद आ गया। चलिए अब उस्मानी तुर्की के बाद में हम एक और बातों को लेते हैं और वो बात है हमारा इटली। इटली, यदि मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं, ये इटली है बेटा, ये कॉर्सिका है, ये सार्डिनिया, और यहां पर आपको दिखाएगा एक देश जिसका नाम है पीडमान, और एक का नाम है सार्डिनिया। यहां पर एक देश दिखाई, एक प्रमुख शहर दिखाई देगा जिसका नाम है रोम। यहां पर एक प्रमुख राज्य दिखाई देगा, इसका नाम है लोम्बार्डी, और एक का नाम है वेनेशिया। ये प्रमुख राज्य, ठीक है। इतनी बातें आपको हमने बता दी, नामकरण हो गया। आपको मैंने एक जगह लेकर गया था, एक लास्ट लेक्चर में अगर मैं आपको बात लेकर चलूं तो मैंने लेकर गया था नेपोलियन जैसे ही 1815 के युद्ध में हारा, जिसका नाम था वाटरलू का मैदान, उसमें जैसे ही हारता है, हारने के बाद में नेपोलियन के द्वारा जीते गए बड़े क्षेत्र को कई सारे राज्यों में बांट लिया जाता है, जिसमें से एक बड़ा राज्य जिसको नेपोलियन के बड़े क्षेत्र पर अधिकार मिलता है, जिसका नाम रहता है ऑस्ट्रिया। जिसका नाम क्या रहता है? ऑस्ट्रिया। और ये ऑस्ट्रिया जो रहता है वो जर्मनी के क्षेत्र पर भी, जो जर्मनी है उसके क्षेत्र पर भी अधिकार जमाता है, और इटली के लोम्बार्डी और वेनेशिया के क्षेत्र पर भी अधिकार जमाता है, ठीक है। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी 1815 के बाद, मतलब अभी इटली का एकीकरण शुरू नहीं हुआ। पर इटली के एकीकरण के विषय में पहले से ही बातें आते रहती थी, और वो बातें तब आती थी जब रोम साम्राज्य के विषय में चर्चा होती थी। और ये रोम साम्राज्य जो था ये प्राचीनतम साम्राज्य था, जिसके माध्यम से लगातार पूरे यूरोप के क्षेत्र पर शासन किया गया,
और इस यूरोप के क्षेत्र पर शासन करने के लिए अपनी दो राजधानी को बनाया। एक तो रोम को रखा जो वर्तमान के इटली की कैपिटल है, और एक कस्तुनतुनिया जिसका वर्तमान में नाम इस्तांबुल है। और इसके माध्यम से जब साम्राज्य पर अधिकार जमाया गया तो ये बातें जब इटली वासियों के जहन में आती थी तो उनके मन में भी लगता था कि भैया जो इटली है, जो छोटे छोटे राज्यों में बटा है, उसका एकीकरण होना चाहिए और वैसा ही गुणगान होना चाहिए जैसा कि प्राचीन काल में रोम साम्राज्य के समय में हुआ। तो मतलब इटली का एकीकरण जो हम पढ़ रहे हैं वो इटली के एकीकरण की बातें प्राचीन काल में ही हो चुकी थी। प्राचीन काल से ही इटली एकीकृत था जो वर्तमान का इटली है, परंतु मध्य में लगातार सामंतवाद आने के कारण इटली छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया, बट गया। और 1815 के बाद में तो एक बड़े क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया के अधिकार जमाने के बाद में इटली का जो एकीकरण का जो स्वप्न था वो कठिन दिखाई देने लगा। परंतु हमें इटली का एकीकरण आगे होते हुए दिखाई दिया, जिसके विषय में एक प्रमुख रूप से बातें रखने वाला जो राज्य था उसका नाम था पीडमांट सार्डिनिया। पीडमांट सार्डिनिया दोनों एक ही है। ये हमेशा इटली के एकीकरण के विषय में बातें करते थे और ये बातें के चक्कर में ही इन्होंने ही इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके राजा और इनका प्रधानमंत्री जिसका नाम था काबुरना, क्या नाम था, काबुल। और इसके माध्यम से इटली के एकीकरण के विषय में बातें शुरू हुई। इटली का एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है। तो ये बातें मैंने आपको थोड़ा सा फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की कि आपने डायग्राम भी बना चुके होंगे और डायग्राम बनाकर समझने की भी कोशिश की होगी कि क्या क्या बातें मैं बोलना चाहता हूँ। तो इटली का जो एकीकरण था उसमें हमने पहले की पृष्ठभूमि देखी कि भैया इटली पहले कैसे था। साथ में अब ये देखना है कि इटली के एकीकरण में बाधक कौन था और सहायक कौन कौन से तत्व थे। बाधक तत्व मतलब जो इटली के एकीकरण को रोक रहे थे, कौन कौन रोक रहे थे। तो पहली बात, इटली के एकीकरण को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे वहां के सामंत। कौन भूमिका निभाने वाले थे, सामंत व्यक्ति। सामंत व्यक्ति क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इटली का एकीकरण हो जाएगा तो इटली के एकीकरण के बाद में ये सभी राज्य जो छोटे छोटे बटे हुए वो सबका इटलीकरण हो जाएगा। जब इटलीकरण हो जाएगा तो ये छोटे छोटे राज्यों का महत्व क्या हो जाएगा, कम। तो मतलब जो सामंती परिवार के लोग थे, जो सामंती व्यक्ति थे, वो इटली के एकीकरण में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाना चाहते थे, वो इटली के एकीकरण को रोकना चाहते थे। तो ये पहला इटली के एकीकरण में बाधक तत्व था। दूसरा, ऑस्ट्रिया की उपस्थिति। ऑस्ट्रिया की उपस्थिति, साथ में फ्रांस की भी उपस्थिति। ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों के द्वारा इटली के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार जमाया गया। इटली के एक बड़े क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था जिसमें वेनेशिया और लोम्बार्डी। तो वहीं रोम जो कैथोलिक धर्म की प्रमुख केंद्र भूमि थी, वेटिकन सिटी, उस पर अधिकार, उसका संरक्षण के रूप में फ्रांस वहां पर खड़ा हुआ था। तो मतलब अगर जब भी इटली का एकीकरण होगा तो लोम्बार्डी को मिलाना पड़ेगा, वेनेशिया को मिलाना पड़ेगा। पता है लोम्बार्डी कहां पर है, लोम्बार्डी यहाँ पर है और वेनेशिया यहाँ पर है। आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम है पो, जो वेनेशिया की खाड़ी में गिरती है। और ये कौन सा सागर है, एडियाटिक सागर। आपको मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको बताया। तो भैया आप यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर इन दो राज्यों को मिलाना पड़ेगा और वेटिकन सिटी को भी मिलाना पड़ेगा। और वेटिकन सिटी को मिलाएंगे तो उसका संरक्षक कौन है, फ्रांस। और लोम्बार्डी और वेनेशिया को मिलाएंगे तो उसका संरक्षक कौन है, ऑस्ट्रिया। मतलब ये दोनों को जब तक हराएंगे नहीं तब तक इटली का एकीकरण हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं इटली के एकीकरण में कौन थे, बाधक थे। पर इटली के एकीकरण में और भी चीजें बाधक थी। इटली जो था इस सामंतवाद के कारण लगातार पिछड़ता चलेगा और लगातार पिछड़ने में के कारण इसके उत्तरी क्षेत्र में तो हमें औद्योगिकरण, अर्ध औद्योगिकरण दिखाई दिया, परंतु दक्षिणी क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण जो विकास था वो समता मूलक नहीं होने के कारण अर्थतंत्र यहाँ पर का कैसा था, कमजोर। तो मतलब आर्थिक स्थिति जो थी वो कैसी थी,
कमजोर, जब आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो स्वाभाविक रूप से सैन्य स्थिति अच्छी मजबूत हो पाएंगी क्या? तो मतलब आर्थिक स्थिति ने भी कहीं ना कहीं सैन्य स्थिति को मजबूत करने में क्या किया, भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर थी। तो ये कारण हमें दिखाई दिए कहीं ना कहीं इटली के एकीकरण में बाधा। पर कई ऐसे कारण थे जो इटली के एकीकरण में सहायक बने और उन्होंने इटली के एकीकरण को पूर्ण भी किया। तो ये इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला रोम साम्राज्य का वैभव। जब भी बात आती थी, रोम साम्राज्य जो है उसकी एक कैपिटल ये होती थी, कैपिटल वो होती थी, और लंबे समय तक एक बड़े क्षेत्र पर लगभग 400 वर्षों तक के शासन किया और पूरे पूरे क्षेत्र पर अधिकार जमाकर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं चलाने की कोशिश की। जब भी बात आती थी तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं वैभव की बात आती थी, गर्व की बात आती थी। तो मतलब रोम साम्राज्य का वैभव कहीं ना कहीं इटली के एकीकरण में सहायक था। दूसरी बात ये थी, इटली जो था ये 1789 के पहले, 1790 पता है ना आपको, फ्रांस की क्रांति, और 1789 के पहले इटली ऐसे ही बटा हुआ था और 1815 के बाद में भी ऐसे ही बढ़ गया। पर उसके बीच में 1789 से लेकर 1815 तक के इसके बीच में नेपोलियन के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, नेपोलियन के द्वारा लगातार इस क्षेत्र को जीतकर, ऑस्ट्रिया जैसे राज्यों को यहां से हटाकर उसने इस क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों में जो छोटा छोटा कानून रहता था, हर 2 कोस पर कानून बदलता, उन सब कानून को समाप्त किया और अपना एक कोड लेकर आया, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर एकीकरण की बात शुरू हुई। जब सब जगह पर एकीकरण करने लगा, वो कानून रूप से जब एकीकरण होने लगा, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में मनस्थिति ये बनने लगी कि हाँ, हम एकीकृत ही थे, क्योंकि यहाँ पर भाषा भी एक थी, लिपि भी एक थी। परंतु नेपोलियन ने क्या किया, उसको कानून रूप से भी कैसा बना दिया, एक जैसा कानून। तो लोगों के जहन में आने लगा, और ये जहन में तब उग्र होने लगा जब नेपोलियन ने खुद इस जीते हुए राज्य का उपयोग उपनिवेश की तरह करने लगा। तो ये बात कहीं ना कहीं इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए कहा जाता है कि अनजाने में नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के एकीकरण को बढ़ावा दिया। सही बात है कि गलत बात है? दूसरा प्रश्न ये भी बोला जाता है कि नेपोलियन ने उस राजकुमार की तरह कार्य किया जिसने सोई हुई राजकुमारी को जंगल में जाके जगा दिया। ये सोए हुए थे, जब नेपोलियन वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद में क्या किया, उसने एकीकृत कानून लगाया, और एकीकृत कानून के बाद में कहीं ना कहीं जो पहले का वैभव था वो जागृत हुआ और लोग एकीकरण की ओर बढ़ने लगे। तो मतलब नेपोलियन के कार्य ने क्या किया, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में यहाँ कार्बोनरी संस्था थी, और इस संस्था के माध्यम से भी एकीकरण हुआ। इस कार्बोनरी संस्था के माध्यम से क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह लगने वाला जो चुंगी था, जो कर था, वो कहीं ना कहीं एक हो गया। अब एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, आपको एक जैसा कर देना पड़ेगा, तो आर्थिक रूप से क्या हो गया, एक हो गया। आर्थिक रूप से जब एक हो गए तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक रूप से भी क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। ये बात शुरू हुई 1810 के बाद में, जो 1810 के बाद में जो कोयले का व्यापार करते थे, उन लोगों ने इसकी संस्था की स्थापना की। और इसी संस्था से जुड़े हुए थे एक व्यक्ति जिसका नाम था मेजनी, और इस मेजनी के द्वारा भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसने इटली के एकीकरण के लिए यंग इंडिया जैसे हमारे यहाँ पर है ना, वैसे यहाँ पर इसने यंग इटली जैसी संस्था का निर्माण किया और कहा कि जितने इटली प्रायद्वीप में रहने वाले युवा है वो जागृत हो और इटली के एकीकरण के लिए आगे बढ़े। साथ में लाल कुर्ता पहनने वाला एक व्यक्ति गैरिबाल्डी, वो गैरिबाल्डी भी इसके द्वारा भी इटली के एकीकरण के लिए लगातार आंदोलन किया गया, और उसके बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पीडमांट और सार्डिनिया का प्रधानमंत्री जिसका नाम था काबुल,
और काबूल ने अपनी कूटनीति के माध्यम से इटली का एकीकरण को पूर्ण करने की कोशिश की। हाँ, ये बात अलग है कि काबूल इटली के एकीकरण को पूर्ण होता हुआ नहीं देख पाया, परंतु उसने इटली के एकीकरण को बहुत अच्छे से समझा, कैसे करना है। उसके लिए उसने हमेशा रोड मैप बनाते चला और हमेशा अपने शासक को वो लगातार बताते रहा कि भैया इटली का एकीकरण इस प्रकार से हमें करना है। तो इटली के एकीकरण में सहायक तत्व ये थे, इटली के एकीकरण में बाधक तत्व ये थे। ये हमारी बातें होगी। ये बातें आपको समझ में आई है कि नहीं? ये अगर बातें समझ में आ गई तो अब आगे हमें पढ़ना है कि इटली का एकीकरण में बाधक और सहायक हो गया। अब इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई। जैसे भारत को के कई राज्यों को मिलाकर भारत को बनाया गया, रियासत कई सारी थी, उन रियासतों को वल्लभ भाई पटेल साहब के द्वारा मिलाया गया और फिर अखंड भारत का निर्माण किया गया। तो वैसे ही वो लंबे समय में हुआ, ऐसे ही इटली का एकीकरण धीरे धीरे हुआ। तो वो प्रक्रिया आपको समझना है। वो प्रक्रिया जब समझ में आएगी तो आपको बहुत सारी बातें भारत के इतिहास से भी समझ में आएगी और 1857 में क्यों हम युद्ध हारे। 1857 में जो क्रांति हुई, वो क्रांति में कहीं ना कहीं हारने का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा। तो कई कारणों में हम ये कारण भी देखने की कोशिश करें। तो क्या हुआ, इटली के एकीकरण के लिए गैरिबाल्डी भी लगा होता, मेजनी भी लगा। मेजनी पहले से ही कार्बोनेट संस्था का सदस्य था और उसे लगता था कि भैया हमें इटली का एकीकरण करना है, तो इटली के एकीकरण के लिए हमें अपनी जनता को ही जागृत करना पड़ेगा और जनता में खासकर जो युवा वर्ग है, हमें उसमें कहीं ना कहीं जागृति लाना पड़ेगा। और इसलिए उसने इटली के एकीकरण की बात की और कहा कि हम अपने ही बलबूते पर इटली का एकीकरण कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा आदर्शवादी हो गया। पर जो पीडमांट सार्डिनिया था, उसका जो प्रधानमंत्री था जिसका नाम था काबूल, वो बहुत ज्यादा यथार्थवादी था। ऐसा नहीं था कि पहले इटली के एकीकरण के विषय में कभी कोशिश नहीं की गई। इटली के एकीकरण के विषय में पहले भी कोशिश की गई। नेपल्स ने अपने आप को आजाद करने की कोशिश की, तभी भी इटली के एकीकरण की, परंतु वो मुकम्मल नहीं हो पाई और इसलिए यथार्थवादी विचारधारा को लेकर चला। क्योंकि जितनी भी पहले इटली के एकीकरण की कोशिश की गई तो उसमें फ्रांस के द्वारा या ऑस्ट्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा लगातार हस्तक्षेप करके उस एकीकरण की प्रक्रिया को रोक दिया गया। इसमें इंग्लैंड कभी पहुंचा नहीं। इंग्लैंड कभी भी वर्ल्ड अफेयर में तभी पहुंचता था जब उसका इकोनॉमिक सेक्टर कहीं ना कहीं डैमेज होता था, वो तभी इस युद्ध में पहुंचता था, अन्यथा पहुंचने की कभी गुंजाइश उसकी रहती ही नहीं थी। तो हमेशा पहले 1850 के पहले इटली के एकीकरण में जब भी शुरुआत हुई, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उसको तोड़ने की कोशिश की और यही कारण रहा कि पीडमांट और सार्डिनिया का जो प्रधानमंत्री बना जिसका नाम था काबूल, वो यथार्थवादी विचारधारा का था, प्रेगमेटिक विचारधारा का था और उसका कहना था कि इटली का एकीकरण करना है तो केवल इटली की जनता की सहानुभूति, इटली की जनता के शौर्य के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि हमें विदेशी शक्ति का भी कहीं ना कहीं सहायता लेना पड़ेगा। और इस सहायता लेने की जब उसने विचारधारा बनाई तो उसको सहायता लेने के लिए कहीं ना कहीं मौका मिला और मौका तब मिला जब 1856 का क्रीमिया युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ बेटा? क्रीमिया युद्ध। और इस क्रीमिया युद्ध में कहीं ना कहीं पीडमांट सार्डिनिया को विश्व के प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाने का पहली बार मौका मिला। ये क्रीमिया युद्ध हुआ था बेटा, सॉरी, क्रीमिया जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था दो देशों के मध्य धर्म के नाम पर। एक था रूस और एक था तुर्की। रूस जो था वो आज भी स्ट्रेटेजिकली वो आज भी चाहता है कि मैं काला सागर के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाऊं और अपना जो व्यापार है वो काले सागर के क्षेत्र से करूं। इसलिए उसने क्रीमिया पर अभी क्या करा, अधिकार जमा कर रखा 2014 के बाद में। और
इसीलिए वो तब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा उसके लिए काला सागर का क्षेत्र, क्योंकि उसका जो ऊपरी क्षेत्र है, अगर आप रशिया का देखोगे तो लगातार लंबे समय तक के बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ से ढका रहता है, इसके कारण वहां पर हमें क्या नहीं दिखाई देती, वहां पर इकोनॉमिक जो प्रोसेस रहती है वो वहां पर बाधित रहती है, प्राय लंबे समय तक बाधित रहती है। और इसलिए उस आज भी और 200 साल पहले भी रूस के लिए काला सागर और काला सागर में जो क्रीमिया प्रायद्वीप था वो बहुत महत्वपूर्ण था। तुर्की वहां पर 1400 के बाद से लगातार शासन कर रहा था, 15वीं शताब्दी से लगातार शासन कर रहा था, और दोनों के बीच में धर्म के आधार पर युद्ध हुआ। धर्म के आधार पर जब युद्ध हुआ दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड साथ में ऑस्ट्रिया, ये तुर्की के तरफ से लड़े। फ्रांस का और इंग्लैंड का दोनों का सोच इकोनॉमिकली था। ऑस्ट्रिया का इसलिए था क्योंकि भैया ऑस्ट्रिया को पता था अगर रूस का अधिकार काला सागर के क्षेत्र पर हो जाएगा तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा, तो इसलिए भैया तुर्की है तो बढ़िया, मैं भी बढ़िया से रह पाऊंगा। तो मतलब ऑस्ट्रिया का समर्थन देने का इच्छा ये थी कि काला सागर पर उसका भी उतना अधिकार है, मेरा भी। अगर रूस आ जाएगा तो पूरा का पूरा अधिकार किसका हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का, सॉरी रूस का हो जाएगा। और यही कारण रहा कि यहां से कौन लड़ा, ऑस्ट्रिया लड़ा। इसके तरफ से लड़ा प्रशा, शांत रूप में। प्रशा मैं आपको बताऊंगा आगे। और यहीं से एक देश जुड़ गया इनके साथ में, पीडमांड सार्डिनिया। और पीडमांड सार्डिनिया ने 16,000 सैनिक भेजे, और 16,000 सैनिकों का काम, केवल 16,000, और 16,000 सैनिकों का काम था कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड की जब सेना चलेंगी तो जब भी कीचड़ होगा तो उस कीचड़ को साफ करेंगे और युद्ध के मैदान को तैयार करेंगे। और युद्ध के मैदान को तैयार करने की भूमिका पीडमांड सार्डिनिया ने की, तो यहीं से इटली के एकीकरण की भी भूमिका शुरू हुई। इसलिए कहा जाता है क्रीमिया के कीचड़ ने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया। तो भैया जैसे ही युद्ध हुआ तुर्की जीता, और तुर्की के जीतने के बाद में हुआ सम्मेलन संधि के लिए। और संधि के लिए जब सम्मेलन हुआ तो भैया सब देश जो जीते हुए थे वो हारे हुए पर अब सैंक्शन लगाने लगे। अब जब सैंक्शन लगाने लगे तो भैया इस जीत में कहीं ना कहीं पीडमांड की भी भूमिका थी। भैया कीचड़ ही हटाया था पर हटाया तो था, तो पीडमांड की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो पीडमांड की भूमिका को जानते हुए इंग्लैंड तो चालू था, वो तो निकल गया, पर फ्रांस बड़ा दिलदार था। वहां का जो नेपोलियन था वो बढ़िया नया नेपोलियन था। वो जो नेपोलियन था उसने कहा कि भैया पीडमांड आपने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आपको क्या चाहिए। काबुल यही तो चाह रहा था, काबुल यही बात को चाह रहा था कि भैया इटली के बारे में कोई सोचे तो, अभी तक के किसी के जहन में नहीं है, आप सोचे तो उसने कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस एक ही चीज चाहिए, जो लोम्बार्डी और वेनिशिया है वो मुझे दे दो, बाकी कोई चीज नहीं मुझे। जब ये हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑस्ट्रिया ने बहुत ज्यादा विरोध किया, और जब ऑस्ट्रिया ने विरोध किया तो विरोध करने के बावजूद फ्रांस का नेपोलियन ने पीडमांड सार्डिनिया के साथ में एक संधि कर ली जिसका नाम था प्लोम्बियर्स की संधि। और इस प्लोम्बियर्स की संधि के साथ में ये कहा गया कि भैया हम कुछ क्षेत्र फ्रांस को देंगे और लोम्बार्डी और वेनेशिया बदले में प्राप्त करने में सैन्य मदद करेंगे। ये प्लोम्बियर्स की संधि के साथ तय हुआ। और प्लोम्बियर्स की संधि के साथ जब ये तय हुआ तो भैया पीडमांड और सार्डिनिया के बीच में, पीडमांड और सार्डिनिया और फ्रांस की सेना ने मिलकर लोम्बार्डी के क्षेत्र को जीतने में पीडमांड सार्डिनिया की मदद की। इसी दौरान ऑस्ट्रिया जो था वो सकपका गया कि भैया हम इतने अच्छे मित्र थे, हम इतने अच्छे मित्र हो जाने के बावजूद ये कैसे आपने कर दिया कि भैया अब आप हमारी बात ही नहीं मान रहे। और फिर बाद में फ्रांस को बोला कि तुम भी कैथोलिक धर्म को मानते हो, मैं भी कैथोलिक धर्म को मानते हो, तो एक ही धर्म को लोग मानने वाले लोग अगर युद्ध लड़ेंगे तो कैथोलिक धर्म का प्रभाव क्या होगा, कम होगा। तो भैया फ्रांस को जब ये समझ में आई तो उसने, फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि कर ली जिसका नाम था विला फेकरा की संधि। और जब विला फेकरा की संधि हुई
तो भैया पीडमांट को बोला गया फ्रांस के द्वारा कि मैं अब आपको इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाऊंगा। तब पीडमांट सार्डिनिया के विषय में कहा जाता है कि इसकी स्थिति ऐसी थी कि अभी रस उल्लास का प्याला होठों से लगाया ही था कि वो गिरकर चकनाचूर हो गया। मतलब अभी जश्न मनाना शुरू ही किया था, पर क्या हुआ, जैसे ही विला-फेकरा की संधि हो गई, तो विला-फेकरा की संधि के बाद में फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों एक हो गए, पीडमांट अकेला हो गया। और इसी दौरान काबूल ने कहा कि तुम मुझे कूटनीति के माध्यम से ऊपर से एकीकरण करने नहीं दोगे तो मैं युद्ध के माध्यम से नीचे से एकीकरण करूंगा। और इसी दौरान गैरिबाल्डी नामक व्यक्ति को उसके द्वारा मदद दी गई और गैरिबाल्डी ने नीचे से सिसिली से लेकर ऊपर के क्षेत्रों को एकीकृत करने की कोशिश की और एकीकृत करके ऑस्ट्रिया के अधीन जितने जितने क्षेत्र थे उन सबको प्राप्त करने की कोशिश की। पर अभी भी वेनेशिया नहीं मिला था, अभी भी उसको रोम नहीं मिला था, क्योंकि रोम पर किसका अधिकार था, फ्रांस का, और वेनेशिया पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का। ये बाद में हमें दिखाई देगा जब हम जर्मनी के एकीकरण को पढ़ेंगे। ये बात आज के लेक्चर की थी, समझ में आई है क्या नहीं आप लोगों को? मैंने समझाने की कोशिश की, थोड़ी सी बात है। आप दो संधि याद रखिए, प्लुम्बर्स की संधि होती है पीडमांट और सार्डिनिया के, पीडमांट सार्डिनिया और फ्रांस के बीच में, विला-फेकरा की संधि होती है फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में। इतनी बातें अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे बातों को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।